नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 9 सितंबर 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए, प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। दोस्तों, प्रत्येक शुक्रवार को रात 8 बजे लाइव सेशन होता है, जो कि हमारा यह एक्सप्लेन्ड सीरीज है, जिसमें साप्ताहिक समसामयिकी के प्रमुख विषयों में से एक को यहाँ पर व्याख्यायित किया जाता है। और इस बार का टॉपिक है मिखाइल गोर्बाचेव की विरासत। तो दोस्तों, आज 8 बजे आप लोग जरूर इसे देखिएगा। और दोस्तों, अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी जरूर करें। दोस्तों, पहला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? जैसा कि आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि मानव विकास सूचकांक होता क्या है। तो मानव विकास को मानव विकास सूचकांक के रूप में मापा जाता है। इसे मानव विकास की आधारभूत उपलब्धियों पर निर्धारित एक साधारण सम्मिश्र सूचक के रूप में मापा जाता है और विभिन्न देशों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में की गई उन्नति के आधार पर उन्हें श्रेणी प्रदान करता है। और दोस्तों, यह श्रेणी 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होती है, जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है। और दोस्तों, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा नापा जाता है? तो यह यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो आइए, इसे संबंधित थोड़ा प्रश्न पहले देख लेते हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया है। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा कथन है एचडीआई मानव विकास के 3 बुनियादी आयामों के आधार पर देश की औसत उपलब्धि को मापता है, जिसमें दिया गया है एक लंबा स्वस्थ जीवन, रोजगार और एक सभ्य जीवन स्तर। तो दोस्तों, यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं, यहाँ पर शिक्षा होगा। तो इस तरह से यह दूसरा कथन असत्य हो जाता है। तो यहाँ पर उत्तर केवल एक सही है। अब दोस्तों, इससे संबंधित जो खबर द हिंदू में आई है, इंडिया रैंक्स 132 इन एसडीआई एज स्कोर ड्रॉप्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया की रैंक 2020 में 130 थी और 2021 में 132 हो गई है। और यहाँ देख सकते हैं कि टॉप 5 कंट्रीज में अगर बात की जाती है तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया है। और बॉटम में अगर बात किया जाए तो 191 जो रैंक है साउथ सूडान की है। चार्ट जो है 190 पर है। तो इस तरह से अब भारत के नेबरिंग कंट्री की बात की जाए तो श्रीलंका की स्थिति 73 है, चाइना की 79 है, भूटान की 127 है, बांग्लादेश की 129 है। यानी कह सकते हैं कि यह सारे देश भारत से अच्छी स्थिति में है। भारत का 132वां स्थान, तो यह चिंताजनक बात है। और यह किस वजह से हुआ? तो दुनिया भर में 10 में से 9 देश ऐसे हैं जो कि कोविड-19 संकट से जूझ रहे हैं, यूक्रेन में युद्ध और पर्यावरणीय चुनौतियों के कारण अपने मानव विकास प्रदर्शन में जो है पीछे दिख रहे हैं। और यही दर्शाता है कि वैश्विक स्तर पर मानव विकास पिछले 32 वर्षों में कह सकते हैं कि पूरी तरह से रुक गया है। तो विभिन्न वर्षों में देशों की रैंकिंग तुलनीय नहीं है। और एसडीआई की हालिया गिरावट में एक बड़ा योगदान देखा जाए तो जीवन प्रत्याशा में वैश्विक गिरावट का है, जो 2019 में 72.8 जो था उससे घटकर 2021 में 71.4 हो गया है। और भारत का देख सकते हैं 0.633 यह स्कोर मध्यम मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो 2018 में जबकि इसका 0.645 था, उससे कम है। तो यह उलटफेर क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पीछे यही कारण है कि महामारी जैसी समस्याएं वैश्विक समस्या है, और भी जैसे रूस और यूक्रेन युद्ध, ये सब कारण इसमें महत्वपूर्ण रहे हैं। और दोस्तों, एसडीआई मानव विकास के 3 बुनियादी आयामों कौन कौन से? एक लंबा स्वस्थ जीवन, शिक्षा और एक सभ्य जीवन। तो अब इसमें जो देख सकते हैं कि ये कह रहा है ना कि इसकी गणना 4 संकेतकों, यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यहां पर देख सकते हैं तो 70.7 वर्ष से 67.2 वर्ष। और भारत में स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 11.9 वर्ष और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 6.7 है। वहीं जीएनआई में प्रति व्यक्ति स्तर जो है 6590
डॉलर है। तो इस तरह से यह 4 संकेतकों पर यह निकाला जाता है। तो दोस्तों पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक द्वारा इसकी अवधारणा का विकास किया गया था और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी इसका समर्थन किया था और पहली बार मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली दरबार 1897, 1903 और 1911 में 3 बार आयोजित किया गया था। तो क्या यह कथन सत्य है? तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो 3 बार दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था, लेकिन यह गलत है। 1897 नहीं था, वह 1877 था। तो यही कारण है कि यह कथन असत्य हो जाता है। दूसरा है 1911 के दिल्ली दरबार का आयोजन किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में किया गया था। यह भी कथन एकदम सत्य है। जॉर्ज पंचम भारत में अपने सम्मान में आयोजित समारोह में शामिल होने वाले एकमात्र ब्रिटिश सम्राट था। यह भी कथन सत्य। अतः आंसर 2 और 3 होगा, यानी उत्तर सी होगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं द हिंदू में आई हुई खबर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि राजपथ गुलामी का प्रतीक था जिसे हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। अब राजपथ को कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों दिल्ली दरबार 1877 में किया गया था, यानी 1876 में महारानी विक्टोरिया ने ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की रानी की उपाधि के अलावा भारत की महारानी की भी उपाधि धारण की थी। इसी तरह से 1903 में दिल्ली दरबार में इसमें एडवर्ड सप्तम के उत्तराधिकार को चिन्हित किया गया था और किंग एडवर्ड सप्तम के आदेश पर इसमें ड्यूक ऑफ कनाट ने भाग लिया था। जैसे कनाट प्लेस सुना होगा, उसका नाम राजीव चौक भी कहा जाता है। दोस्तों दिल्ली दरबार 1911 में यानी किंग जॉर्ज पंचम के उत्तराधिकार को चिन्हित किया गया। दोस्तों यह दिल्ली दरबार 2 कारणों से ऐतिहासिक था। एक तो वह अकेला था जो जिसमें स्वयं सम्राट उपस्थित थे, और दूसरा यहीं पर शाही राजधानी यानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण भी हुआ था। ये याद रखेंगे 1911 में। अब बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है भितरकनिका ब्राह्मणी बैतरणी नदियों के मुहाने पर स्थित है। दोस्तों यह भी कथन एकदम सत्य है। भितरकनिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यवहार्य मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। दोस्तों यह भी कथन एकदम सत्य है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान खारे पानी के मगरमच्छों का घर है। दोस्तों यह भी कथन एकदम सत्य है। यानी यह कह सकते हैं कि ये चारों कथन सत्य, अतः उत्तर डी सही होगा। दोस्तों भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत में उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों यह उद्यान ब्राह्मणी बैतरणी और धामरा नदियों के मुहाने पर स्थित है और यह राष्ट्रीय पार्क भितरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में गाहिर माथा बीच में स्थित है और बंगाल की खाड़ी से वनस्पतियों को यह अलग करता है। पार्क में खारे पानी के मगरमच्छों जिसे क्रोकोडिलस पोरोसस कहते हैं, यहाँ पर सफेद मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। और दोस्तों गाहिर माथा और पास के अन्य समुद्र तटों के घोंसलों पर ऑलिव रिडले समुद्री कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। तो इस तरह से इस राष्ट्रीय उद्यान को 1998 में भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य के कोर क्षेत्र से बनाया गया था, जिसका निर्माण 1975 में किया गया था। दोस्तों यहाँ पर ढेर सारी मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं, यानी मैंग्रोव के लिए कहा जाता है कि यह दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र यह है। तो दोस्तों यह द हिंदू में आई हुई खबर है। तो यहाँ उड़ीसा सरकार भितरकनिका के अंदर झींगा पालन के पट्टे रद्द किए। उन्होंने कहा कि यह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ठीक नहीं है यहाँ के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भितरकनिका नेशनल पार्क है। ऊपर से आप देख सकते हैं बैतरणी और ब्राह्मणी नदियां आ रही हैं और इसी के मुहाने पर यह भितरकनिका नेशनल पार्क अवस्थित है। दोस्तों इट इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ द इंडेंजर्ड साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो इस तरह से वो कथन भी सत्य था। यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम ऑफ इंडिया, ये भी सही था, ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। और द नेशनल पार्क इज सराउंडेड बाय भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी पॉइंट जरूर याद रखिएगा। और ब्राह्मणी बैतरणी नदियां, तो ये चारों कथन सत्य थे। अब बढ़ते हैं
मियावाकी विधि एक प्रसिद्ध तकनीक है कृत्रिम रूप से झींगा पैदा करने की, या घने जंगल बनाने की, या समुद्र प्रदूषण पर ध्यान देना, या रसायनों का उपयोग करने के बजाय प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से फसलों का उत्पादन करना। तो दोस्तों इसमें उत्तर होगा घने जंगल बनाना। यह मियावाकी जापानी वनस्पति विज्ञानी है, उन्हीं की यह पद्धति है मियावाकी पद्धति। दोस्तों इस पद्धति से बहुत कम समय में जंगलों को घने जंगलों में परिवर्तित किया जा सकता है, और इस योजना ने घरों के आगे पीछे खाली पड़े स्थानों को छोटे बागानों में बदलकर शहरी वनीकरण की अवधारणा में क्रांति ला दी है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें यह दिया गया है व्हाट इज द मियावाकी मेथड, और यह द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। तो विद द माइक्रो फॉरेस्ट हाउ ए डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब एक्सपैंड इट्स ग्रीन कवर। तो यहाँ पंजाब में जो है मियावाकी पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। तो यह देख सकते हैं यहाँ पर मियावाकी पद्धति या वनारोपण की एक पद्धति होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डॉक्टर अकीरा मियावाकी साहब हैं, इन्होंने ही यह पद्धति विकसित की है। तो कैसे यह करते हैं, मिट्टी की जांच करते हैं, मिट्टी के अनुकूल उगने वाले पौधों को पहले यह जांच करते हैं कि यहाँ पर कौन से पौधे उग सकते हैं, फिर इसके बीज से पौधे उगाएं, और फिर 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर खाद डालें और नर्सरी से निकाल कर पौधों को जमीन में लगाएं, और पौधों को 3 साल तक देखभाल करें, उसके बाद वह तेजी से बढ़ते हैं। तो जंगलों का जो पारंपरिक विधि से उगने में लगभग 200 से 300 वर्षों का समय लगता है, जबकि मियावाकी पद्धति से उन्हें केवल 20 से 30 वर्षों में ही उगाया जा सकता है। तो इससे क्या है, हमारा पर्यावरण भी ठीक रहेगा और ये बहुत ही अच्छी पद्धति है। दोस्तों अब बढ़ते हैं 2022 में आया हुआ प्रश्न है, और यह दिया गया है 5वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। घाट प्रभा तेलंगाना, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, मैथन छत्तीसगढ़। दोस्तों चंबल नदी पर यहां पर देख सकते हैं गांधी सागर डैम है, और साथ साथ जवाहर सागर डैम है, ये ध्यान रखेंगे, और राणा प्रताप सागर डैम। तो ये जो इसमें जो राणा प्रताप सागर डैम है वो राजस्थान में है, ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान। और गांधी सागर जवाहर सागर मध्य प्रदेश में है, और इंदिरा सागर जो है यह नर्मदा नदी पर है, ये भी मध्य प्रदेश में है। तो यह तो नहीं सुमेलित है। मैथन बांध जो है, मैथन जलाशय, याद रखिएगा दामोदर नदी पर है, और वो भी कहाँ है, झारखंड में है। तो दामोदर नदी को याद रखेंगे कि बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन 1948 में स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का गठन किया गया, और जिसके बाद इस पर डैम बनाए गए। पंचेत, मैथन, तिलैया, बाल पहाड़ी, बरमो, अय्यर, ये सारे डैम बनाए गए। उसके बाद बाढ़ की समस्या से निजात मिल गई, और यह एक बहुउद्देशीय परियोजना थी, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना। तो दोस्तों मैथन बांध किस पर है, दामोदर नदी यानी झारखंड में होगा, तो ये भी कथन सही नहीं है। और घाट प्रभा, माल प्रभा, ये नदियां कृष्णा की सहायक नदी हैं, जो कि कर्नाटक में जाकर के यहां पर देख सकते हैं कृष्णा नदी से मिलती हैं। तो यह घाट प्रभा कर्नाटक में है, न कि तेलंगाना में है। तो यह भी कथन असत्य है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित नहीं है। तो यहां पर देखिए पहला नहीं है सुमेलित, तीसरा नहीं है सुमेलित, चौथा नहीं है, यानी टोटल 3। तो केवल 3 युग्म हैं जो कि सुमेलित नहीं आता, उत्तर सी होगा। यहां पर थोड़ा सा मानचित्र में आप देख सकते हैं, यह तिलैया डैम है, यहां पर देख सकते हैं ये मैथन है, और दोस्तों यहां पर अब देखा जाए इंदिरा सागर, ये देख रहे हैं नर्मदा नदी पर है, और यहीं पर गांधी, अब यहां पर देखिएगा चंबल नदी है, ये कोटा राणा प्रताप सागर है, और यहां मध्य प्रदेश में ही चंबल नदी पर ही जवाहर सागर और गांधी सागर डैम है। तो इस वजह से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कृष्णा नदी, तुंगभद्रा, ऊपर से कृष्णा नदी आ रही। तो अब देखिए भीमत, यहाँ से ही आप देखेंगे तो घाट प्रभा, माल प्रभा नदियां जाकर कृष्णा नदी में मिलती हैं। तो ये कर्नाटक में है घाट प्रभा, ये देखिए यहाँ पर और आसानी से आपको समझ में आएगी घाट प्रभा, और ये जाके कृष्णा में, ऊपर देख रहे हैं भीमा नदी है, तो यह नीचे, यह कोयना है नीचे, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जाकर के यहीं माल प्रभा, घाट प्रभा नदियां बहती हैं। तो इसे मानचित्र में जरूर देखिएगा आप लोग। अब बढ़ते हैं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, यह इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, जो कि आज से हमारे देश की राष्ट्रपति के द्वारा यह टीबी मुक्त अभियान शुरू किया गया है, भारत अभियान। और इसमें देख सकते हैं कि जो टीबी पेशेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो टीबी पेशेंट हैं उनको गोद लेने की बात की जा रही है। यानी एक पेशेंट अगर आप लेते हैं तो उसको 1 से 3 साल तक उनको फूड एंड न्यूट्रिशन तथा मेडिसिन देना होगा। तो कहने का यही मतलब है कि यह राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन के मिशन को फिर से जीवंत करने के लिए 9 सितंबर यानी आज ही वह इसका प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ करेंगी। और इसमें जो है 2030 का जो लक्ष्य है, एसडीजी लक्ष्य, भारत के प्रधानमंत्री ने 2018 में ही कहा था कि हम 5 साल पहले यानी 2025 तक ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो उसी दिशा में यह प्रमुख कदम है। तो इस तरह से टीबी मुक्त अभियान की परिकल्पना सभी सामुदायिक हितधारकों को एक साथ लाने के लिए की गई है। और राष्ट्रपति निक्षय मित्र पहल, और यह पोर्टल होगा दोस्तों, इसे यूपी और महाराष्ट्र की सरकारें, जो राज्य सरकारें हैं, वह कर रही हैं। तो यह अभियान का एक महत्वपूर्ण घटक है, इसका भी वह आज उद्घाटन किया है। तो निक्षय जो मित्र पोर्टल है, यह टीबी के उपचार से गुजर रहे लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने का एक मंच प्रदान करता है। तो 3 आयामी सहायता में जैसे पोषण, अतिरिक्त निदान और पेशेवर सहायता शामिल है। तो इस तरह से दानकर्ताओं ने, जिन्होंने निक्षय मित्र कहा जाता है, हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल हो सकती है। तो इस तरह से इस स्कीम के तहत एक मरीज को कम से कम साल भर और अधिकतम 3 साल, मैंने बताया था ना, 1 से 3 साल तक गोद लिया जा सकता है। तो मरीज को गोद लेने के लिए निक्षय 2.0 वेब पोर्टल पर जाकर मरीज के यूनिक नंबर, यानी जिसमें उसके नाम या एड्रेस, जिसमें पहचान पता चलती हो, वो जानकारी नहीं होगी, पर क्लिक करने पर कोई भी टीबी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से कनेक्ट हो जाएंगे और वो अधिकारी आपको उस मरीज की डिटेल देंगे। और जिस तरह से उस मरीज के बारे में आप उसको मतलब पोषण की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, यह सब सहायता कौन करेगा? जिन्होंने गोद लिया है। तो यह महत्वपूर्ण है, यह टीबी मुक्त भारत अभियान। दोस्तों, इस तरह से आज के यह प्रमुख 5 प्रश्न थे। इसके अलावा दोस्तों, पहला प्रश्न है कि किस वायसराय के कार्यकाल में कोलकाता से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया गया था? दूसरा प्रश्न, भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान किन नदियों के मुहाने पर स्थित है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिएगा। इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।